नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। खुला मंच के कार्यक्रम को सराहते हुए दर्शकों की खास फरमाइश थी कि कहीं ना कहीं हमारे साथ दर्शकों के साथ कुछ ऐसे भी लोग जुड़ सकें जो देश के हस्तियों में अपना नाम इतिहास में रच चुके हैं। उनका एक बड़ा प्रयास भी जीवन में रहा है। गांधीवादी सोच को लेकर के किस तरह उनकी विचारधारा रही है और पूरा जीवन किस तरह गांधीवादी सोच को लेकर उनका बीता है और लगातार कई वर्षों से सेवाएं भी दे रहे हैं। इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पर अमर भाई जी, जो कि खासा नाम देश में है और विदेशों में भी कहीं गूंज पीछे नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं स्टूडियो पर, श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जो कि प्रजातंत्र के ब्यूरो चीफ छतरपुर से हैं। साथ ही साथ फ्री प्रेस मीडिया के भी ब्यूरो चीफ हैं, जो कि अंग्रेजी अखबार है। विश्लेषण की आज मुख्य चर्चा में हम गौर करेंगे गांधीवादी सोच को लेकर के किस तरह से अपने 91 वर्ष पूर्ण कर चुके जीवन के अमरनाथ भाई, पहले तो इनकी किस तरह से शुरुआत हुई है हम जानना चाहेंगे। लक्ष्मी जी आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से शुरुआत हुई और क्या इनका परिचय है। शुभम जी, दरअसल मैं इतना सक्षम तो नहीं कि आदरणीय का परिचय दे सकूं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं इनका परिचय देने का। तो आपका जन्म बनारस के एक गांव में 1933 में हुआ। आप छात्र जीवन में ही विनोबा जी के भूदान, ग्रामदान, स्वराज एवं सर्वोदय आंदोलन से प्रभावित होकर स्वराज में जो है अपनी विचारधारा को समर्पित कर दिया। अमरनाथ भाई जी ने सर्व सेवा संघ के शांति मंडल में शांति सेना, तरुण शांति सेना आदि संगठनों में प्रशिक्षण सहित अन्य कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में सांप्रदायिक दंगों के समय शांति और सद्भाव की स्थापना में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्होंने सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष, मंत्री सहित संघ की विभिन्न समितियों के संयोजकों का दायित्व का निर्वहन किया है। जी, अमर जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। अमरनाथ भाई जी, अमरनाथ भाई जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह वर्तमान में गांधीवादी सोच को लेकर के युवाओं की सोच होना आवश्यक है। निश्चित है कि गांधी जी ने जिस विचार के आधार पर काम किया, जो ग्राम स्वराज की बात कही उन्होंने, सर्वोदय की बात कही उन्होंने, वास्तव में उनके सामने एक अलग ही चित्र था गांधी जी के सामने। आज जो परिस्थिति है, विज्ञान हाथ लग जाने के कारण, ये विज्ञान का आविष्कार हुआ तो बहुत खुशी हुई लोगों को, बहुत स्वागत किया लोगों ने कि अब गरीबी नहीं रहेगी, अब हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, सुविधाएं जो आवश्यक हैं मानवीय, वो मिलेगी। लेकिन ये विज्ञान जैसे आज की स्थिति में सारी दुनिया में है कि जो पूंजी के मालिक हैं, पूंजीपति लोग जो हैं जी, वो और राजनीतिज्ञों का जैसे गठबंधन हो जाता है, ठीक यही स्थिति उस समय भी आई कि जब विज्ञान हाथ लग गया तो पूंजीपतियों को लगा कि अब तो बड़ा उत्पादन हो सकता है। बिल्कुल। और जब बड़ा उत्पादन होगा तो कच्चा माल चाहिए, उसके लिए कल कारखाने तो लोग हाथ से काम करते थे, छोटे यंत्रों से काम करते थे, तो थोड़े में काम हो जाता था। तो बड़े बड़े कल कारखाने चाहिए, फिर उस कल कारखाने के लिए कच्चा माल चाहिए। बिल्कुल, हर एक व्यवस्था आवश्यक है। कच्चा माल के लिए बाद जब पैदा हो गया, उत्पादन हो गया, तो उसके लिए मार्केट चाहिए। तो फिर उपनिवेशवाद आया, जगह जगह लोगों के, कमज़ोर राष्ट्रों के देश पर कब्जा हुआ, उनके प्राकृतिक संसाधन, उनके सुविधाएं, वहाँ एक तरह से साम्राज्य बन गया, जैसे भारत का बना था अंग्रेज़ों का साम्राज्य जी, ऐसे ही दुनिया भर में उपनिवेशवाद साम्राज्य। अब ये कच्चा माल जो कुछ है अंदर है, उसका परिणाम ये हुआ, जो जिस पद्धति को अपनाया गया, विकास का जो मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है आज, वो पूंजी आधारित है। वो विकास एक तरह से विकास नहीं है, बल्कि उसका परिणाम तो आप देख ही रहे हैं क्या हालत है। बिल्कुल।
विकास के नाम पर हमने जंगल काट डाला, पहाड़ खोद डाला, नदियों को गटर बना दिया, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, तेजाबी वर्षा हो रही है कहीं कहीं, बिल्कुल धरती की सतह गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालय के, आए दिन जो है तूफान है, बाढ़ है, भूकंप है, नई नई बीमारियां आ रही हैं। ये सारी दुनिया में ऐसी स्थिति है। तो ये कुल मिला करके गांधी जी ने इसको सभ्यता कहा था। मुझे नहीं मालूम सभ्यता उन्होंने क्यों कहा। इस विकास के मॉडल का नाम उन्होंने कहा कि ये सभ्यता है जो दुनिया में फैल रही है जी। ये पाखंडी सभ्यता है, ये शैतानी सभ्यता है, ये सभ्यता नाशवान है और दुनिया का भी नाश करेगी। मैं इस सभ्यता का कट्टर दुश्मन, वो अहिंसक आदमी कह रहा है जी कि मैं इस सभ्यता का कट्टर दुश्मन हूँ। तो दुनिया में जो ये सारा हो रहा था, जो मैंने अभी तक आपसे कहा, ये जो मानववादी दार्शनिक थे दुनिया के, रस्किन, क्रोपेटकिन, टॉलस्टॉय, रोमारोला, ऐसे बहुत सारे मानववादी दार्शनिकों की चिंता बढ़ी ये रवैया देखकर, विज्ञान की दिशा देख करके। विज्ञान का उपयोग जिस तरह से हुआ, ये राजनीतिज्ञ और पूंजीपतियों के हाथ का गठबंधन का बन गया हथियार शोषण का। ऐसी परिस्थिति में टॉलस्टॉय वगैरह ये सब, जैसे उन्होंने कहा, इन सब लोगों ने अलग अलग ढंग से कुछ सोचा, अपनी चिंता भी व्यक्त की। और गांधी जी ने उससे सारी चीज़ों को जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो कुछ लिखा है, एक छोटी सी किताब उन्होंने 1909 में लिखी, इसका नाम रखा हिंद स्वराज जी। तो हिंद स्वराज में आज का संकट क्या है, संकट से मुक्ति की दिशा क्या है, ये पतली सी किताब में 1909 में उन्होंने लिखा। 4 महीने वो इंग्लैंड में रह गए, गए थे दक्षिण अफ्रीका के काम से, और वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा 4 महीने में, उससे वो बहुत परेशान हो गए कि ये दुनिया जा कहाँ रही है, बिल्कुल ये विकास की दिशा जा कहाँ रही है। और पानी के जहाज से लौट रहे थे 4 महीने के बाद, और वो इतने उद्वेलित थे अंदर से कि वो कहते हैं, लिखते हैं उसकी भूमिका में, किताब की छोटी सी पतली सी किताब है, कि जब मुझसे नहीं रहा गया, यानी इतने व्याकुल हो उठे कि हमसे नहीं रहा गया, तब हमने एक किताब लिखी। मेरे पास कागज़ भी नहीं था, कैप्टन से कागज़ मांगा, कागज़ मांग करके जो है हमने उस पर लिखता गया, और 7 दिन में उन्होंने, या 10 दिन में पूरी किताब उन्होंने तैयार कर दी। और उनको दोनों हाथ से लिखने की कला भगवान ने दी थी जो है जी। एक हाथ थक जाता था तो दूसरे से उपयोग जी। और उस किताब बाद में वो छपी भी, जब्त भी हो गई सरकार की ओर से। उसकी एक कॉपी उन्होंने टॉलस्टॉय को भेज दिया था। तो टॉलस्टॉय ने कहा कि गांधी जी किताब बहुत अच्छी है, लेकिन आपने ये किताब हिंद स्वराज नाम क्यों रखा? ये तो विश्व स्वराज की बात है, बिल्कुल दुनिया का संकट, विश्व स्वराज हो सकता था। बिल्कुल संकट है। मुझे जवाब क्या दिया गांधी ने जी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ। जिस आदमी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उस आदमी ने सोचा होगा कि हम भारत में प्रयोग करें, भारत आज़ाद हो। गांधी के लिए भारत सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं था वो आंदोलन जी। गांधी के लिए आज़ादी था कि हमको एक नया भारत, आज़ाद भारत मिले जिसमें कि हम अपना प्रयोग कर सकें। जिस आदमी ने, मैंने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो आदमी बिना किए जो है कोई प्रयोग जब तक उसका न हो जाए तब तक वो बात कहना मुश्किल था। बिल्कुल कहावत ही कही जाती है कि कोई बुढ़िया चली आई कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो जाओ जो है हम जब गुड़ छोड़ लेंगे। मन में सोचा जी, जब गुड़ छोड़ लिया तब बुलाया 10 दिन के बाद, और यही कहा जी। तो ये तो खैर कहावत है, क्या है मुझे मालूम नहीं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी के मन में रहा होगा कि देश आज़ाद हो जाए और हम देश में एक नया समाज बनाएं। इसके आधार पर जो है तब दुनिया से कर सके कि भाई अपने संकट से दूर होने के लिए आप ये सब निकल सकते हैं इसमें से। जो है आप देख रहे हैं सारी दुनिया जैसे ज्वालामुखी पर बैठी हुई है। जो है सारी दुनिया की हालत देखिए आप, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो। यानी जब पहला सम्मेलन जब हुआ था ये
पर्यावरण के बारे में, तो रियो में हुआ था, ब्राज़ील की राजधानी में, और उसका नाम रख दिया गया था सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस। जी। सेव द अर्थ कॉन्फ्रेंस यानी जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो मनुष्य कहाँ रहेगा, कहाँ दुनिया रहेंगे? कहाँ रहेगी? बिल्कुल जी। इतना बड़ा संकट था। इस संकट के लिए गांधी ने उस किताब को लिखा था। गांधी के साथियों के समझ में बात बहुत नहीं आई, आज़ादी का दौर था उस समय, कैसे आज़ादी प्राप्त किया जाए। तो कांग्रेस वगैरह जो है, उनकी कांग्रेस लड़ाई में जो है, अपनी आज़ादी की लड़ाई में तो साथ थी, लेकिन गांधी जी का जो दूसरा पहलू था, एक नया समाज बनाने वाला, जो ग्राम प्रधान होगा, कृषि प्रधान होगा, छोटे उद्योग प्रधान होगा, प्रदूषण नहीं होगा दुनिया में। आज तो हालत यह है कि वे पर्यावरणविद कह रहे हैं कि यदि 1.5 सेल्सियस डिग्री कार्बन आप नहीं कम करेंगे, दुनिया बचेगी। और ये बैठते हैं तीनों लोग जो है, तीनों ग्रुप जो है, ये पद पूंजीपति भी बैठता है, राजनीतिक भी बैठता है, पर्यावरणविद भी बैठते हैं, और वो कहते हैं कि भाई इससे जो है हम 2 से कम नहीं कर सकते, यानी मरने को तैयार हैं दुनिया, लेकिन उसको कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जहाँ है वहाँ से कम नहीं कर सकते। ये लालच गांधी का ये सपना था, एक नया समाज का। गोडसे की 3 गोलियां जो हैं, गांधी की ही छाती नहीं छलनी किया, एक दुनिया के भावी चित्र की संभावना को जो है समाप्त कर दिया। तो ये गांधी का दर्शन था। और गांधी, जैसा मैंने आपसे कहा, कि जो समझ में आ गई जी, तो करने में देर नहीं। फिर मैं कहता जाऊंगा बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमरनाथ जी, एक प्रश्न मैं लक्ष्मी भाई साहब से करना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, जिस तरह से आप देखते हैं कि एक परिवार का जो मुखिया होता है, उसके द्वारा जैसी परिवार की रचना दी जाती है, भूमिका दी जाती है, सदस्य भी उसी तरह संस्कार लेते हैं। और शायद कि महात्मा गांधी जी के समय ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो भूतपूर्व समय में रही है, वर्तमान में क्या स्थिर रही है? क्योंकि संस्कार तो वही थे, शुरुआत भी उन्हीं के द्वारा की गई है, लेकिन गांधीवादी सोच उनके परिवार यानी कि कांग्रेस पार्टी में अब कितनी दिखती है? एक पत्रकार के हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो मूल है, तो मूल में तो जरूर मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ अभी गांधी की विचारधारा को लेके ही वह आगे चल रहे हैं। और निश्चित है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी भी गांधी के विचारधारा को। कांग्रेस को जो है किसी भी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय बैठे हैं, तो मैं आदरणीय आपसे ही जानना चाहूँगा कि गांधी जी ने किस तरह के लोकतंत्र की एक कल्पना की थी, और वर्तमान में जो लोकतंत्र की दशा है, तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप उस गांधी के लोकतंत्र को वर्तमान में जो लोकतंत्र है कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आज उल्टा पिरामिड खड़ा है। इस पिरामिड को सीधा करना जो है, यही वास्तविक लोकतंत्र होगा। आज दिल्ली जी शीर्ष पर है। शीर्ष पर तो गांव होना चाहिए ना, बुनियाद बिल्कुल, बुनियादी मजबूत होना चाहिए। तो बुनियाद ही उखड़ गई है। भारत की बुनियाद बहुत बढ़िया गांव है जी। ये ग्रामवासिनी है भारत माता जी। भारत जो है वो कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश रहा है। ये ऋषियों मुनियों का देश है। गांधी उस हाथ को समझा था। इकबाल साहब की एक लाइन है ना, यूनानिमिस रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात गांधी ने समझा था। उस बात की समझ नहीं भूत पैदा कर पाए लोग। और जो मॉडल पश्चिम से आ रहा था, उसी मॉडल को दुनिया भर में कहीं लोकतंत्र आज नहीं है। लोकतंत्र का साइन बोर्ड है जी, एक उल्टा पिरामिड खड़ा है। लोकतंत्र तब होगा जब नीचे की इकाइयां मजबूत होगी। यह पिरामिड बिल्कुल ऐसे होता है, उल्टा होता है जी, उल्टा होता है। ऊपर भारी भरकम है, नीचे आते 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 कम, वो एक पॉइंट तक रह जाता है जी। ठीक आज हमारे यहाँ का लोकतंत्र है, एक पिरामिड की ऐसा खड़ा है, नीचे से शोषित होते होते जो है ऊपर जाते जाते जो फैल रहा है। ऐसे ऐसे हो गया है।
आदरणीय, हम चाहेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है तो हम जैसे जो युवा है, हमारी हम उम्र के जो युवा है, तो हम जानना आपसे चाहेंगे जो विनोबा जी का भूदान आंदोलन था, आप उस आंदोलन में साथ में रहे हैं, तो थोड़ा सा आंदोलन पे प्रकाश हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि आप उस आंदोलन के सहभागी रहे हैं, भूदान आंदोलन। बिल्कुल, जमीनी स्तर पर किया हो कार्य आप बेझक बता ही सकते हैं। लोकतंत्र में एक बात नहीं और कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि जयप्रकाश जी बारदार कहा करते थे कि इस उल्टे पिरामिड को सीधा करना है। हमें लगता है कि आज जो पार्टियां लोकतंत्र चला रही हैं, इनमें ही नहीं लोकतंत्र है, सब वह हाई कमांड है। अब भी बात हो रही थी, तो पार्टियों में तो लोकतंत्र आए। अब ये कांग्रेस थी, निर्णय कुल मिला के अंतर्गत एक के हाथ में है, तो लोकतंत्र कहाँ है? हर जगह जो सुप्रीमो पावर है, जो सुप्रीमो है, जो हाई कमांड है, जो नेता है पार्टी का, वो तय करेगा मामला। मुझे ऐसे जो कैसे चलाएंगे लोकतंत्र? लोक महत्व का है, बिल्कुल। तंत्र ही तंत्र आज है, लोक नहीं है। देखिए, मैं और इसको साफ करना चाहिए, विषय बड़ा महत्व का है, नई पीढ़ी को समझना चाहिए जी। माला है लोकतंत्र, माले में धागा नहीं दिखता, वो माला सबसे अच्छी है। और माले में फूल ही फूल दिखता है माला, लेकिन धागा जोड़ने का काम करता है। सरकारी उतनी ही होनी चाहिए कि जोड़ सके। बिल्कुल। माला में फूल है जनता, लोक जी, और धागा है तंत्र। आज जो है, जिसको फूल होना चाहिए वो तंत्र, वो धागा हो गया है, और जिसको धागा होना चाहिए वही फूल हो गया है। बिल्कुल। तो ये लोकतंत्र के नाम पर जो है, ये क्या तंत्र चल रहा है नहीं कहा जा सकता। जो है अंततोगत्वा एक आदमी जो है ऊपर होता है। नहीं, कहा जाता है कि प्रकृति बदलाव लाती है, लेकिन इस तरह का बदलाव क्या न्यायोचित है? कतई नहीं जी, कतई नहीं। जनता, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, यही अब्राहम लिंकन ने कहा था ना परिभाषा जी। तो आज जनता कहाँ है? जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जनता कहाँ है? तंत्र ही तंत्र है हर जगह। तंत्र ही तंत्र है, टॉप टू बॉटम। और ऐसा तंत्र है कि जनता तो मुंह नहीं खोल सकती, ये हालत है। जनता तो चिल्ला रही है, जगह जगह जो बड़े बड़े सड़कें बन रही हैं, ड्रम बन रहा है, ये बन रहा है। अरे भाई, विकास होगा, विकास की कोई सीमा होगी। बिल्कुल। आप सबके खेत ले लेंगे, सबके मकान भी खाली करा लेंगे। अब बुलडोजर ढाया जा रहा है जी। से देख रहे हैं हालत जो है। ये जनता की कहीं किस कीमत रह गई है किसी के दिमाग में? कहीं जनता की कीमत नहीं रह गई। जनता नीचे हो गई है, तंत्र जो है वो ऊपर हावी है, टॉप टू बॉटम। लक्ष्मी भाई साहब, मैं आपसे अब आपका प्रयास करूंगा, जो आपके द्वारा प्रश्न कहा गया था पुनः रिपीट किया जाए। युवाओं ने विनोबा जी का आंदोलन जो था, भूदान आंदोलन, समझ उसको गया। पढ़ा है, समझ सुना गया। है। समझ गया। आप उस आंदोलन में शामिल रहे समझ हैं, गया। तो उस पे हम लोग चाहते हैं कि आप प्रकाश डालेंगे, कैसा आंदोलन था, किस लिए चलाया गया था, तो उस पे हम चाहते हैं कि जो है आप प्रकाश डालें। देखिए, जो गांधी ने कल्पना किया था, ग्राम राज कहा था उन्होंने, ग्राम राज। तो गांधी बहुत स्वरूप नहीं दे पाए थे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई भी उनके लिए एक सामने थी, देश को आज़ाद कराना भी था। लेकिन विनोबा जी के सामने और ज़्यादा साफ हुआ जो है, क्योंकि विनोबा जी को थोड़ा आज़ादी के समय का मौका मिला, आज़ादी के बाद का जो है जी। तो विनोबा जी, दो चीज़ें थी, एक ग्रामदान था, एक भूदान था। दोनों को समझेंगे तब पूरी ग्राम स्वराज समझ बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल जी। और मैं चाहूँगा कि आप के चैनल के माध्यम से बात कही जा रही है, कुछ बुनियादी जी। बातें समाज की रचना की हो। ये शुरू विनोबा जी ने नहीं किया है, विनोबा जी के नाम से शुरू हो गया सब जगह। आम आदमी की ये पहचान है। विनोबा जी का भूदान शुरू कैसे हुआ मैं बता दूं आपको, तो जी। अच्छा रहेगा कि बिल्कुल, शुरुआती दौर आवश्यक है। गंगोत्री कहाँ है जी, ज़्यादा साफ हो जाएगा। उस समय मैं कम्युनिस्ट पार्टी में था,
तो हमारी पार्टी रशिया चाइना का बहुत जोर था उस समय, पूंजीवाद का जवाब जो है वो चाइनीज पार्टी ही हो सकती है जो है। इस दृष्टि से सारे जो नौजवान था, थोड़ा प्रगतिशील था, ऐसे तमाम अच्छे लोग जो है वो पार्टियों में थे, और सब पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी आगे बढ़े जो है। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट करीब करीब दो ही पार्टी उसमें थी, उसी में से समाजवाद निकला, मैं नहीं जाऊँगा। तो आंध्र में तेलंगाना एक क्षेत्र है जी, और तेलंगाना में विनोबाजी शिवरामपल्ली, हैदराबाद के बाद जो है शिवरामपल्ली में एक सर्वोदय सम्मेलन हर साल होता था, उस साल भी हुआ, विनोबाजी वहाँ थे। विनोबाजी को जवाहरलाल जी ने बुलाया था। इंटरेस्टिंग कहानी है लेकिन समय पहुँच जाएगा, जी जी छोड़ देता हूँ, जी, सुनाऊंगा कभी आपसे बात जो है। बिल्कुल। तो मैं कह दूँ कि उनको बुलाया था कि हमारी पंचवर्षीय योजना बन रही है, प्लेनर्स लोग बैठेंगे, आप भी जो है आइए, हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, हवाई जहाज भेजते जो है नागपुर, आप वहाँ आ जाइए। उनका आश्रम वर्धा में था। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो पैदल आएंगे, जिस देश के लिए आप प्लानिंग बना रहे हो हम उस गाँव को जरा फिर से देखता हूँ अपनी आँखों से, जो अनुभव है उसके बाद आज क्या परिस्थिति है जरा हम तब तो हम राय सलाह देंगे आपको। तो स्पर्श लोग बैठे उनकी प्लानिंग की। तो वो शिवरामपल्ली सरदार सर्वोदय सम्मेलन के बाद वो चल पड़े और थोड़ी दूरी पर पोचमपल्ली एक गांव है तेलंगाना में, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी और जमींदारों का बहुत सारा मारकाट सब सारा चल रहा था, आंदोलन बड़ा चल रहा था। तो वहाँ विनोबाजी का पड़ाव पड़ा, लोगों ने बताया। पड़ाव में जो है एक बूढ़ों ने से पूछा, सभा के बाद विनोबाजी ने कि भाई क्या आवश्यकता आपको है, क्या परिस्थिति आपकी है, क्या ज़रूरत आपकी है। एक बूढ़ा खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा हम लोगों के लिए कोई, हम लोगों के पास जो है साधन नहीं है रोजी रोटी का, कुछ ज़मीन मिल जाए तो हम रोजी रोटी हमारी छिड़ सके। सन्नाटा हो गया सब। विनोबाजी को लगा कि अब सरकार से कहनी पड़ेगी, ज़मीन और कौन देगा। वहीं पर रामचंद्र रेड्डी नाम का एक आदमी खड़ा हो जी, और उसने खड़ा होकर कहा कि मेरे पिताजी की इच्छा थी ज़मीन दान देने की, पिताजी ने नहीं दिया, मैं अपनी 100 एकड़ ज़मीन जो है दान देते हैं। अब 100 एकड़ ज़मीन दान जो है उस समय ये तो मुझे तो याद आई वो बात कि 5 गांवों का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए थे, पांडव दुर्योधन के पास। उसने कहा महाराज आप तो 5 गांव मांगने आए हो, हम तो सुई के अगर भाग पर जितनी जमीन आएगी उतनी भी नहीं। बिल्कुल। उसी देश में जमीन मिल रही है और मांगने से मिल रही है। ये जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, 51 की बात है जी, 18 अप्रैल 1951 की बात, शिवराम पोचमपल्ली में आगे आंदोलन बढ़ा तो विनोबाजी को बहुत उथल पुथल हुई कि है क्या फिनोमेना। एक जो मैंने कहा हमसे अधिक जानते हैं रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह, ऋषि जो सारे संस्कृत के जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, विनोबाजी तो ऋषि ही है इस जमाने के थे। तो वो मांगते गए और मिलती गई जमीन। उन्होंने कहा कोई ईश्वरीय प्रेरणा ही हो सकती है जो है। तो हमको लगा कि भाई जब इतना सारा हो रहा है तो इसको देखना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा गौर किया मारने का शौक हो गए, मांगने से जमीन मिल रही है तो जी, बड़ी बात है। तो मारने की देखने की कोशिश की हमने और देखा कि जमीन तो मिलती गई। 13 साल वो आदमी अनवरत पैदल घूमता रहा। 13 वर्ष और 13 वर्ष में 44 लाख एकड़ जमीन मांगने से मिली। इतनी जमीन सरकार सीलिंग से प्रदेश सरकारें नहीं बांट पाएगी, इतनी जमीन मांगने से प्राप्त नहीं है, दान में प्राप्त नहीं है। तो ये तो भूदान हो गया। अब विनोबाजी घूम रहे थे, मंगरौट एक गांव है हमीरपुर जिले में, और बेतवा के किनारे से वो जा रहे थे। राठ में उनका पड़ाव था। एक दीवान साहब थे, गांव जैसा मैंने कहा मंगरौट गांव,
अपने गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा भाई एक संत जा रहा है जो ज़मीन मांगता है, तो क्या हम लोग कुछ ज़मीन दे सकते हैं क्या? गांव का एक आदमी खड़ा हो गया उसी मीटिंग पे, दीवान जी हम अपनी सब ज़मीन दे दें गांव में तो कैसा? सिर्फ नाम मात्र से? अरे क्या है भाई, ये सब ज़मीन गांव में दे दे तो कैसा? तो अब उन्होंने कहा भाई आप लड्डू चढ़ाते हैं हनुमान जी को तो खा तो जाते, नहीं खाते तो आप ही लोग, बिल्कुल। तो ज़मीन तो यहीं रहेगी, उठा के तो ले नहीं जाएंगे। अब अपना सब लोगों ने सब जमीन का दान पत्र होता था जी, दान पत्र भर दिया और लेकर के विनोबा जी के पास जो है, और विनोबा जी के मन में भी हलचल मची कि ये क्या फिनोमेना है। एक तो भूदान ग्रामदान शुरू था, ये कैसे शुरू, अरे भूदान तो शुरू था, अब ये ग्रामदान की शुरुआत हो गई जी। फिर ग्रामदान की 4 शर्तें बनाई गई फिर उसका कि इसमें से तो ग्राम स्वराज निकल सकता है क्या? इसमें से ग्राम राज निकलेगी कि उसमें सबकी मालकियत जो है वो ग्राम सभा की होगी, जमीन जो है व्यक्तिगत होगी, और गांव की जितनी बालिग लोग हैं उनका ग्राम सभा बनेगी जो सर्वसम्मत से निर्णय करेगी। महिलाएं भी, बच्चे भी, जो भी बालिग हैं सब उस ग्राम सभा के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे। ग्राम कोष होगा, गांव के सब लोग कुछ न कुछ अपना देंगे। अब डिटेल नहीं जाऊंगा, नहीं जी जी, डिटेल देकर के ग्राम कोष बनाएंगे। फिर ग्राम शांति सेना होगी। तो ग्राम सभा जो है वो गांव की सरकार, ग्राम कोष गांव की बैंक, शांति सेना उसकी फौज हो गई जो शांति से सब कुछ करेगी। और सर्वसम्मत फैसला। आप सब नौजवान लोग ही बैठे हुए हैं, आप नौजवानों के लिए हमसे कह रहे हैं, मुझे कई बातें ऐसी लग रही हैं कि अब समय का मुझे ध्यान नहीं रह गया है जी, लेकिन समय की कहीं सीमा तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक कहानी है, नौजवान लोग सुनेंगे तो उनको प्रेरणा होगी, आगे बढ़ेंगे। चाहता हूँ बिल्कुल कि हमारे दर्शक जुड़े हैं। क्या हो गया कि बुद्ध बिंबिसार जो था वो मगध के राजा थे और गया की थी, मगध वाला क्षेत्र था, और बोध गया में बुद्ध भगवान रहते थे उस समय। तो ऐतिहासिक प्रश्न है ये कि बिंबिसार ने मगध पर, वैशाली पर चढ़ाई करने का तय किया। तो वैशाली चढ़ाई से पहले जो है गया पूछने के लिए बुद्ध भगवान से। उन्होंने कहा देखो चढ़ाई मत करो, आज करना है तुमको तो करो चढ़ाई, लेकिन जरा अपने जासूसों को भेजकर 3 बात पता लगा लो। वहाँ ग्राम के लोग अपने गांव के बारे में नियमित रूप से विचार सोच करने के लिए बैठते हैं क्या? दूसरा उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है क्या? तीसरा उसमें सर्वसम्मत फैसला होता है, यानी सर्वसम्मत वाला तत्व जो है वो बहुत, वो यहाँ सूझा, ग्राम सभा सूझी, महिलाओं की सूझी, यानी उस जमाने की बातें किस तरह से जो है ये सारी सूझती गई। सर्वोदय के लोगों को, बड़े लोग जो थे हमारे, उन लोगों ने बैठ करके सारी बनाया, एक ग्राम स्वराज का चित्र बनाया कि ग्राम राज ऐसे बनेगी, गांव की व्यवस्था ऐसे बनेगी। अब ये लोकतंत्र का स्वरूप नीचे से खड़ा होता जो है, उनके चुने प्रतिनिधि इस तरह से जाके। तो इस तरह से कुल मिला करके जो है ग्राम स्वराज का स्वरूप निकला ग्राम सभा से, ग्राम दान से जो है। फिर संपत्ति दान भी हुआ, फिर साधन दान भी हुआ, फिर सर्वोदय पात्र भी हुआ। घर घर में जो है छोटे बच्चा कुछ समाज के लिए दे तो उसमें संस्कार बनेगा, उस तरह से जी वो सामाजिक काम करने वालों को दिया जाए। तो कुल मिला करके एक चित्र जो है ग्राम स्वराज की दिशा में विनोबा जी के समय में आगे बढ़ता गया। थोड़ा सरकार का भी सहयोग होता, थोड़ा समाज का भी सहयोग होता, थोड़ा पढ़े लिखे समाज के लोग जुड़ते, जिस कदर जुड़ना चाहिए उस महिला के तौर पर जुड़ जाते थे, बड़ी संख्या में चलते थे। साथ साथ जो है दुनिया के लोग आने लगे, नौजवान लड़के लड़कियां दुनिया के आने लगी कि ये ज़मीन कैसे मिल रही है मांगने से, जो है संत ज़मीन मांग रहा है। तो ये चित्र जो है गांधी जी के ज़माने में, विनोबा जी के ज़माने में हम लोगों ने देखा।
किया, उसमें भागीदार रहे जो है। ये खासा जानकारी प्राप्त कराई है आपने विनोबा जी के बारे में, और किस तरह से एक बड़ा संघर्ष रहा, समय भी बढ़ रहा है और समय की बढ़ती हुई सुई भी हमें इशारा कर रही है कि समय की समाप्ति है। लेकिन कुछ लक्ष्मी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका समय बहुत कीमती और हम लोगों को मिला है, तो इच्छा नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल जाने दें, लेकिन फिर भी और जानना चाहते हैं। पहला तो गांधी के संदर्भ में पत्रकारिता, गांधी जी के संदर्भ में पत्रकारिता, और दूसरा हमारा यह है कि आप बहुत उम्र के अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, तो गांधी की तमाम पूरे देश में विश्व में इतनी सारी संपत्तियां हैं, तो जो गांधी को मानने वाले लोग हैं तो गांधी के विचार को मतलब सिर्फ अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि औपचारिकता निभाई जा रही है, तो इसके लिए ठोस के गांधी का विचार जो है मजबूती के साथ लोगों के पास पहुंच जाए। तो इन दो चीजों का मैं आपसे जानना चाहूंगा। ऐसा कि गांधी जी खुद ही पत्रकार थे जी जी, और बहुत अच्छे पत्रकार बिल्कुल थे, और अंग्रेजी में भी चलाते थे, हिंदी में भी चलाया करते थे जी, चलाते थे। तो पत्रकारिता बहुत अच्छी थी उस जमाने में जो है। मैं और तो क्या बताऊं आपसे, मैं अपने समय की कहूं कि वो सिलसिला जो गांधी के ज़माने में चला था, मैं कम्युनिस्ट पार्टी में, हमारे नेता थे रुस्तम सैटिन, पति पत्नी दोनों, बनारस में, और बनारस से एक आज निकलता था दैनिक, और आज के संपादक थे बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, बहुत प्रखर संपादक थे जो है। उन्होंने, अब वो तो कांग्रेसी रहे होंगे ऐसा मैं मानता हूँ उस जमाने में वो खुद, लेकिन वो एडिटोरियल लिख रहे हैं कि सैटिन दंपति के राजनीतिक विचारों से किसी को अलगाव हो सकता है, लेकिन उनका समर्पण, उनका गरीबों के प्रति जो सेवा भाव है, जो उनके आम आदमी के प्रति जुड़ाव लगाव है, इस सब से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती जो है। अब वो तो कम्युनिस्ट हैं, बिल्कुल कम्युनिस्ट नेता हैं, लेकिन इतना ये पत्रकारिता थी, ये पत्रकारिता थी। क्या बताएं, हमें लगता है कि पत्रकारिता भी वो नहीं रह गई है, और न वो संबंध रह गए हैं नेताओं के या बड़े लोगों के आपस के जो है। जिस तरह की तू मैं हमारे आज पार्लियामेंट में हो रहा है जो है, ये कभी दिखता ही नहीं। एक हमसे किसी ने कहा है, कितना सच कहा है मालूम नहीं, जो कितने मैं नहीं जानता, लोहिया ने तो किसी ने पूछा कि लोहिया जी आप जो है बीमार होंगे तो कहाँ रहना चाहेंगे आप, चूँकि आपने तो शादी ब्याह की नहीं जो है, पत्रकार ने ही पूछा, तो सबसे अच्छी सेवा शुश्रूषा आपकी किसके घर में होगी? लोहिया ने कहा कि सबसे अच्छी सेवा शुश्रूषा मेरी जवाहरलाल के घर हो सकती है। लोहिया जी तंग करके रख देते तो संसद में जो है, इतनी खुली बातें होती थी, लेकिन क्या भाव है इस संबंध किस तरह, बिल्कुल एक अनुशासन को लेकर। आगे छोड़ दीजिए, राजीव ने जो है वाजपेयी जी को जो है कहा कि नहीं, सरकार कोई बड़ी बीमारी थी, सरकार के पैसे पर ही आपको जो है जाना पड़ेगा। उन्होंने यूएनओ में प्रतिनिधिमंडल भेजा जो है वो लोहिया जी के, लोहिया जी तो समाजवादी भाजपा वाले थे जो है, जनसंघ के थे, लेकिन ये रिश्ता है आज तो रिश्ता ही नहीं है एक दूसरे के साथ जो है। लगता है कि क्या कर डाले एक दूसरे को जो है, पीस डाले जैसे। वही अमरनाथ भाई आपसे जानना चाह रहा हूं कि गांधीवादी सोच को किस तरह से एक बार फिर से बदलाव में लाया जा सके। युवा पीढ़ी टेक्निक्स जमाने की है, पढ़ रही है, सभ्य हो रही है, लेकिन वो सारी आज़ादी नहीं मिल पा रही है जो एक गांधी जी का बड़ा सपना था, वो किस तरह से रिपीट हो सकता है? शुभम जी, मैं एक बात कहा करता हूँ, खुद भी सोचता हूँ कि मेरे तो जीवन का संध्या काल आ गया है जो है, और ये दर्शन कहाँ जाएगा। तो मैं कहा करता हूँ एक वाक्य, वही आपसे भी कह रहा हूँ जी, कि विचार से दुनिया नहीं आ रही है, लेकिन मजबूरी से दुनिया जरूर रहेगी, गांधी की। और दुर्भाग्य है कि इस देश में भी जो है आयातित विकास, आयातित सेटअप सारा समाज का हमने अपना लिया। थोड़ा भी प्रयोग की शुरुआत हुई होती, और हमें लगता है कि गांधी सर्वोदय शब्द कहा है ने, सर्वोदय या सर्वनाश,
क्या अभिष्ट है भविष्य को कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। लेकिन दोनों में से एक ही रहेगा, या सर्वोदय रहेगा या संन्यास रहेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि जो सृष्टा है सृष्टि का, जी। अपनी सृष्टि को लय नहीं होने देगा। और एक और प्रसंग सुना दें आप। जी बिल्कुल। इस बारे में जी जी। एक पत्रकार ने किसी से, जयप्रकाश जी से पूछा कि जयप्रकाश जी क्या सर्वोदय की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया तो जो है देख रहे हैं कहाँ जा रही है, देश कहाँ जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि सर्वोदय होगा। सर्वोदय तो नहीं, सर्वनाश की ही घटा गिर रही है। जो जवाब दिया है जयप्रकाश जी ने, वो क्रांतिकारी की आस्था है। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, तुम ठीक कह रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि सर्वनाश ही दिख रहा है, लेकिन ये बताओ कि मैं क्या करूं। यदि मैं भी सर्वनाश के पक्ष में होता तो उसको लाने में लग गया होता। हम सर्वोदय के पक्ष में हैं तो हम सर्वोदय के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वनाश से पहले सर्वोदय हो गया, सो फार सो गुड। बिल्कुल। लेकिन यदि नहीं भी हुआ तो हमें इस बात का संतोष हो जाएगा कि सर्वनाश के आने तक हम सर्वोदय पर रहे। सर्वोदय की गाड़ी हम वहाँ खींच कर पहुँचाने की कोशिश की। बहुत अच्छे नेक विचार। और सर्वनाश के मलबे से भी कोई नई सृष्टि बनेगी। तो सर्वोदय की इस गाड़ी में से सर्वोदय के तत्व खींच करके नया समाज बनेगा। सर्वनाश के मूल्यों पर नया समाज नहीं बनेगा। ये है क्रांतिकारी की आस्था। इससे क्रांतिकारी जीता है। आज के नौजवान यदि इस तरह का मन बनाएं, सोचें, भविष्य उनका है और उनके भविष्य के लिए दर्शन है, व्यवस्था है, समाज है, सोचा गया है। बिल्कुल यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कुछ विकल्प नहीं है। विकल्प की चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि प्रवाह दूसरी तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोग आज भी प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी ताकत कम हुई है। आज जो विरोधी ताकतें हैं, आज की मॉडल की ताकतें हैं, वो आप देख रहे हैं कि चाँद पर पहुंच गए हैं। यही दिख रहा है। अरे भाई, चाँद पर पहुंच के कर क्या रहे हो? कुछ धरती पर तो कुछ किए नहीं, जो है चाँद पर पहुंच रहे हो, जो क्या मतलब उसका? यहाँ आवश्यक है जो यहाँ से शुरू करो ना, जाओ ना चाँद पर, मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ से शुरू करो। पहले इसको खत्म किया जाए, यहाँ की तृप्ति हो जाए, फिर आप आने चाहिए जो है। अमरनाथ भाई, हमारे व्यक्ति विशेष के कार्यक्रम में आने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। जो आपने अपने अनुभव को साझा किया, गांधीवादी सोच को सकारात्मक ऊर्जा के साथ में प्रयास किया, और हमारे साथ मौजूद थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और हमारे बड़े भाई सहयोगी जो आज स्टूडियो पर मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत आभार हम करते हैं। आदरणीय अमरनाथ भाई का छतरपुर जिले से बहुत गहरा जुड़ाव है जी। आपने बिजावर विधानसभा में जो है कई प्रयोग किए हैं। उस एक महत्वपूर्ण प्रयोग था कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। वोट हमारा तो उम्मीदवार भी हमारा होना चाहिए। इसके लिए आपने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया था, लोकतंत्र अभियान बिजावर विधानसभा में। देश दुनिया के तमाम बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता आए हुए थे, और आप आज भी छतरपुर जिले के कई गांवों में जो है गांव को और लोक शक्ति को मजबूत करने के लिए समय समय पर जो है छतरपुर में जो है पहुंचते हैं। धन्यवाद लक्ष्मी भैया, आपका भी। और समय की घड़ी फिर से एक लगातार इशारा कर रही है, समय वक्त हो चला है अब आप सभी दर्शकों के साथ अलविदा होने का, क्योंकि ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होती है। और निश्चित रूप से आपने भी गांधीवादी सोच को लेकर के किस तरह से बदलाव आज के जीवन में युवा पीढ़ी में आवश्यक है, ये भी आपने जाना। 91 वर्ष की एक कड़ी पार करते हुए अब भी कुछ उम्मीदें हैं, और लगातार युवाओं के प्रति कार्य करने की जो सहनशीलता है, वह अमरनाथ भाई का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है। और निश्चित रूप से हम गौरवान्वित करते हैं। भले ही हमने महात्मा गांधी को नहीं देखा है, इतिहास उनका पढ़ा है, लेकिन आज बैठने का और सीखने का मौका हमें इनके साथ मिला है। इसलिए वी न्यूज़ की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है, और यही चाहते हैं कि आने वाले समय में कभी